तानिया अपनी ही धुन में झूमती गुनगुनाती चली आ रही थी। खुशी से उसका मन गुलाब की तरह खिल उठा था। वह रोहन से मिलकर जो आ रही थी, रोहन जिसके लिए बचपन से उसका दिल धड़कता था। जब वह 12 वर्ष की थी तब रोहन उसके पड़ोस में रहने आया था। उसके और रोहन के परिवार में अच्छी मित्रता हो गई थी। एक दिन रोहन की माँ ममता जी ने मजाक में कह दिया, तान्या तो सचमुच बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे तो मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी। बस फिर क्या था, सब हंस दिए थे। रोहन और तान्या तो मारे शर्म के लाल हो गए थे। मुझे शादी ही नहीं करनी कहते हुए तान्या अपने घर भाग गई। मगर यह बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। तभी से रोहन और तान्या के मन में प्यार का बीज अंकुरित हो गया था। यह बीज समय के साथ धीरे धीरे पनपने लगा था और फिर प्यार का एक हरा भरा वृक्ष बनकर तैयार हो गया था। बचपन दोनों का साथ खेलते बीता था। 12वीं कक्षा के बाद रोहन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चला गया। दूर रहने पर भी दोनों अनकहे प्रेम की मधुर डोर से बंधे रहे थे। जब रोहन दिल्ली आता तो दोनों सारा दिन साथ ही गुजारते। ऐसा लगता जैसे तान्या और रोहन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तान्या तो रोहन के प्यार में दिन रात खोई रहती थी। रोहन की पढ़ाई पूरी होने पर एक दिन रोहन और तान्या बगीचे में हर सिंगार के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी रोहन ने तान्या को बड़े सीधे शब्दों में प्रपोज करते हुए कहा, तान्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तान्या के गाल शर्म से लाल हो गए। वह नजर नीची किए मुस्कुरा रही थी। बिना कुछ बोले ही तान्या ने आंखों ही आंखों में सहमति दे दी थी। हवा के एक झोंके के साथ हर सिंगार के कुछ फूल उनके ऊपर आ गिरे। महकते हुए फूलों से उनकी तान्या का तन मन खुशबू से सराबोर हो उठा। प्रकृति भी उन दोनों को मानो आशीर्वाद दे रही थी। तान्या अपने प्यार के संबंध में अपने माँ पापा को सब कुछ सच बता देना चाहती थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसके माँ पापा भी उसके निर्णय से बहुत खुश होंगे, क्योंकि रोहन था ही इतना प्यारा और व्यवहारिक। अनेक सपने सजोती हुई वह घर पहुंची ही थी कि उसके पापा विजय जी का फोन आ गया। उन्होंने तान्या से कहा, बेटा, मेरी कबर्ड में एक फाइल रखी है, उसे निकाल कर ड्राइवर को दे दो, तुम्हारी माँ अभी कहीं गई हुई है। जी पापा, तान्या ने कहकर कबर्ड में फाइल ढूंढने लगी। फाइल ढूंढते समय उसे एक फाइल पर अपना नाम दिखाई दिया। वह थोड़ा रुकी। उसने वह फाइल ड्राइवर को दे दी, पर अपने नाम की फाइल के विषय में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे लगा ऐसे चोरी से पापा के पेपर देखना गलत है, पर वह अपने मन को रोक न सकी। उसने कबर्ड से वह फाइल निकाली और देखने लगी। इसमें एक पुराने केस के पेपर्स थे, जिनमें पीड़िता का नाम तान्या लिखा था और अभियुक्त कोई सुजीत गुप्ता था। स्तब्ध वह बार बार उलट पुलट कर कागजात देख रही थी। उस फाइल से उसे पता चला कि जब वह सिर्फ 4 वर्ष की थी तब उस अपराधी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसका दिल धक से रह गया। तान्या की सारी खुशी गायब हो गई थी। उसे इस फाइल पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कोई और तान्या होगी, पर पीड़िता के माता पिता का नाम लिखा था, उसी के माता पिता का नाम था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसका शरीर कांप उठा। वह जमीन में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपने तन को कभी रोहन को भी छूने की इजाजत नहीं दी थी। फिर वह कौन नीच था जिसने उसे अपवित्र किया? उसे अपने आप से नफरत होने लगी। उसके प्यार के हरे भरे वृक्ष पर अचानक बिजली गिर पड़ी और लहलहाते वृक्ष के पत्ते और टहनियां जल उठी। उसे लगा कि वह अब अपने प्यारे रोहन के लायक ही नहीं रही। उसे स्वयं से ही घिन्न हो रही थी। अपनी जिस पवित्रता पर उसे गर्व था, वही आज ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। तान्या रोते रोते उस फाइल को देख रही थी। तभी उसने डॉक्टर का भी एक नोट पढ़ा, जिसमें लिखा था,
अंदरूनी घाव के कारण तान्या अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। तान्या को अपनी दुनिया ही खत्म होती नजर आने लगी। उसे अपना अस्तित्व व्यर्थ लगने लगा था। वह सोच रही थी कि आखिर किसके लिए और क्यों जिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वह बहुत देर तक रोती रही। जब उसकी माँ सुमन घर आई तो उन्होंने उसके हाथ में वह फाइल देखी। उन्हें पूरी बात समझते देर नहीं लगी। वे उसे उठाते हुए बोली, उठ तान्या। तान्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं गंदी हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया, बेटा इसमें तुम्हारा क्या दोष है। तान्या को एक गहरा सदमा पहुंचा था। उस राक्षस की कल्पना मात्र से वह बुरी तरह कांप जाती थी। तान्या अपनी माँ के सीने से चिपक कर रोए जा रही थी। दोनों माँ बेटी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद विजय जी भी घर आ गए, पर तान्या ने अपने आप को अपने रूम में बंद कर लिया था। उसमें पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। विजय जी को जब सारी बात पता चली तो उनके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। जिस सच को उन्होंने इतने सालों से छिपा कर रखा था, आज वह तान्या के सामने अचानक खुल ही गया। विजय जी इस सच को आजीवन तान्या से छिपाना चाहते थे, ताकि उनकी फूल सी बच्ची को कभी इस बात का आघात ना पहुंचे। उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उन्होंने तान्या से फाइल देने के लिए कहा, पर होनी को कौन टाल सकता है। तान्या इस आघात से बहुत सदमे में हो गई। वह बहुत उदास हो गई, न किसी से बात करती और न किसी के सामने आती। दूसरे दिन रोहन उसके घर आया। सुमन जी ने तान्या के रूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, तान्या देख तो रोहन आया है। पहले तो तान्या ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर माँ के बार बार खटखटाने पर उसने कह दिया, माँ मेरी तबीयत खराब है, मैं दवा खाकर सो रही हूँ। निराश रोहन वापस लौट गया और तान्या तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। पूरा तकिया आंसुओं से भीग गया। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तान्या की हालत देखकर सुमन जी बहुत दुखी थी। उनकी आंखों के सामने वह पुरानी घटना चलचित्र की भांति घूमने लगी। हुआ यूं था कि एक दिन जब वे नन्ही तान्या को एक बगीचे में ले गई थी, तब कुछ देर के लिए वे तान्या को अकेला छोड़कर उसके लिए बलून लेने चली गई थी। बस उसी समय तान्या को कोई बहलाकर अपने साथ ले गया। सुमन बदहवास सी उसे सब जगह खोजती रही। विजय जी भी अपनी बच्ची को खोजने के लिए तुरंत वहां पहुंच गए। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सुबह से दोपहर हो गई, पर तान्या का कोई पता नहीं चल रहा था। बहुत देर बाद अचानक बगीचे के एक कोने में खून से लथपथ तान्या अचेता अवस्था में पड़ी मिली। उसे देखकर सुमन जी और विजय जी को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वे उसे डॉक्टर के पास लेकर भागे। डॉक्टर ने कहा, इतनी छोटी बच्ची के साथ किसी ने बड़ी निर्दयता से दुष्कर्म किया है। मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब यह बच्ची कभी मां नहीं बन सकेगी। दोनों के दुख और गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। विजय जी ने तभी प्रण कर लिया कि अपराधी को उसके किए की सजा अवश्य दिलाएंगे। कुछ समय बाद वह अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। उसे जेल में डाल दिया गया। फिर मुकदमे की तारीखें चलती रही। विजय जी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर उन्होंने अपराधी को सजा दिलवाने की ठान रखी थी। सालों कोशिश करने पर भी मुकदमे का निर्णय न होने से कभी कभी तो सुमन जी और विजय जी भी बहुत निराश हो जाते थे। अंततः उनके लिए वह दिन बड़े ही संतोष और चैन का दिन था, जब नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करने वाले उस अपराधी को सजाए मौत सुनाई। विजय और सुमन जी तान्या को इन सब बातों से दूर रखना चाहते थे। अतः उन्होंने रायपुर छोड़कर दिल्ली में रहना शुरू कर दिया था। सुमन अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी कि अचानक घंटी बज उठी। उसने देखा दरवाजे पर रोहन खड़ा था। आओ बेटा, सुमन जी ने उसे अंदर आने को कहा। रोहन को देखते ही तान्या उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रोहन तान्या के बदले व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित था। उसे तान्या का उदास चेहरा परेशान कर रहा था। वह सोच रहा था कि तान्या 2 दिन पहले तो कितनी खुश थी,
कितनी चहक रही थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी उदास हो गई है? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? फिर उसने सुमन जी से पूछा, आंटी क्या बात है? तान्या इतनी बुझी बुझी क्यों है? मुझसे मिलती क्यों नहीं है? सुमन रोहन की परेशानी समझ रही थी। वे मन ही मन रोहन और तान्या के प्यार के विषय में भी जानती थी। हालांकि रोहन और तान्या ने उन्हें अपने प्यार के विषय में कभी नहीं बताया था, पर माँ तो आखिर माँ होती है। वह तो आंखों की ही भाषा से सब कुछ समझ जाती है। सुमन जानती थी कि रोहन ही तान्या को इस अंधेरे से निकाल सकता है। अतः उन्होंने रोहन को तान्या के जीवन में घटित घटना के बारे में संक्षेप में बताते हुए कहा, रोहन, तुम तान्या के बहुत अच्छे दोस्त हो। मेरा विश्वास है कि तुम ही उसे इस कठिन परिस्थिति से निकाल सकते हो। रोहन ने पूरी घटना सुनी। उसके तन बदन में आग लग गई। उसकी जान, तान्या के साथ यह कैसा बहसीपन। उसने अपने आप को संयत करने का प्रयास किया और तान्या से बात करने की कोशिश करने लगा, पर तान्या तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती। वह 1 महीने तक कोशिश करता रहा। तान्या के माँ पापा भी उसे समझा समझा कर परेशान हो गए, पर उसे उस सदमे के बाहर लाने में असमर्थ रहे। डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। विजय जी और सुमन जी उसे मनोवैज्ञानिक के पास भी ले गए, पर कोई आशाजनक सुधार नहीं हुआ। रोहन इस बिगड़ी स्थिति से बहुत परेशान हो गया था। तान्या का दर्द उसे अंदर तक व्यथित कर देता। वह तान्या को भरपूर प्यार देकर वापस अपनी दुनिया में लाना चाहता था। एक दिन जब घर में विजय और सुमन जी नहीं थे, तब रोहन का तान्या से आमना सामना हो गया। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, तान्या प्लीज। तान्या अपना हाथ छुड़ाकर भागने लगी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, पर रोहन उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहने लगा, तान्या, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी यह उदासी मेरी जान ले लेगी। तुम ही मेरी जिंदगी हो। तान्या कुछ नहीं बोली। वह तो बस लुटी सी रोती रोती जा रही थी। रोहन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ही जीवन के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। तान्या फूट फूट कर रोने लगी। रोहन, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। किसी के गंदे हाथों ने मुझे। रोहन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, बस तान्या, कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है। सुमन आंटी ने मुझे सब बता दिया है। तान्या की हिचकियां और तेज हो गई। वह रोहन को फटी फटी आंखों से देख रही थी। फिर बोली, रोहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मैं माँ भी नहीं बन सकती। मेरा जीना बेकार है। प्लीज़ मुझे भूल जाओ, अपनी नई दुनिया बसा लो। रोहन ने उसे एक प्यार से गले लगा लिया और कहा, तान्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे साथ हैं। क्या तुम मुझे अपने से अलग करके मुझे दुखी देखना चाहती हो? अपनी जान से दूर रहकर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? तान्या रोहन के पास खड़ी रोती रही। फिर बोली, रोहन, तुमसे शादी करके मेरा मन मुझे कचोटता रहेगा। मुझे हमेशा ऐसा लगेगा जैसे मैंने तुम्हें झूठी पत्तल दी। मैं अपवित्र हूँ। रोहन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम कैसे अपवित्र हो सकती हो? अपवित्र, मक्कार, दुष्ट तो वह राक्षस है जिसने तुम्हारे साथ यह दुष्कर्म किया था। वह दुष्ट जिसने छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा, वह सबसे बड़ा दानव है। तुम अपने को क्यों कोस रही हो? तुम परम पवित्र हो। ये बात तुम मुझे झूठी सहानुभूति देने के लिए कह रहे हो ना? मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। अब तो मैं तुम्हें बच्चा भी नहीं दे सकती। तुम्हें तो बच्चे इतने पसंद है, तान्या ने चिढ़े स्वर में कहा। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थी। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका भविष्य क्या होगा। रोहन ने उसे फिर से समझाया, तान्या, तुम चिंता मत करो। हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे या फिर सरोगेट मदर से बच्चा पैदा कर लेंगे। आज के विज्ञान के ज़माने में बहुत कुछ संभव हो सकता है। हम माता पिता जरूर बनेंगे।
बस तुम मेरी खुशी के लिए पहले जैसी बन जाओ। मैं तुम्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। अंकल और आंटी भी कितने परेशान हैं। प्लीज़ तुम अपनी सोच बदलो। मुझे अपनी पहले वाली हंसमुख चुलबुली प्यारी सी तान्या चाहिए। अपनी तान्या से मिलने के लिए मैं बेचैन हूँ। रोहन कई दिनों तक तान्या को समझाता रहा। रोहन घर आता, फिर सुमन जी से पूछता, आंटी मैं तान्या को अपने साथ घुमाने ले जाऊं? सुमन जी भी सहर्ष उसे रोहन के साथ भेज देती। सुमन जी और विजय जी को रोहन से बहुत आशा थी। रोहन हर दिन एक नए अंदाज में तान्या से प्यार की बातें करता, उसके खोए आत्मसम्मान और विश्वास को जगाता, उसमें प्रेम की भावना के प्राण फूंकता। धीरे धीरे उसका प्रयास रंग लाने लगा। समय बदलने लगा था। उनके प्रेम के वृक्ष पर आत्मसम्मान और विश्वास की कोपलें फूटने लगी थी। उसकी शाखाओं पर फिर मुस्कुराहट के फूल खिल उठे थे। चहकती चिड़ियां फिर आकर नीड़ बनाने लगी थी। पावनी प्रीत की मधुरता और प्रसन्नता से वह वृक्ष पुनः लहलहाने लगा था। तान्या और रोहन को पुनः प्रसन्न देखकर विजय और सुमन जी भी बहुत खुश थे। एक दिन रोहन ने विजय जी और सुमन जी से कहा, अंकल मैं तान्या से विवाह करना चाहता हूँ। रोहन की बात सुनते ही विजय जी और सुमन जी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तान्या खुशी से खिल उठी थी। विजय जी और सुमन जी ने प्रसन्नता से कहा, यह तो हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। तान्या और तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है। तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हो। विजय जी और सुमन जी ने रोहन के माता पिता के सामने तान्या और रोहन के विवाह का प्रस्ताव रखा तो वे तुरंत तैयार हो गए। मुंह मीठा कराते हुए रोहन की माँ ममता जी बेहद खुशी से बोली, सुमन मैंने तो बचपन में ही इसे अपनी बहू मान लिया था। सबके मन में शहनाई की धुन बज उठी थी। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।